बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स आज हम 2019 का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप 2016 के 5 पेपर्स, 2017 के भी 5 पेपर्स और 2018 के 3 और 2019 का एक पेपर जो है वो ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जर्नल जिसमें से हमेशा पेपर आता है, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो वो भी बहुत सारे टॉपिक्स इस पेपर में भी रिपीट होंगे, तो वो हम जस्ट ये देख लेंगे कि रिपीट एज इट इज़, क्योंकि जब आप पीछे कर चुके हैं तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स चले स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। अब ये होता है कि साथ साथ जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही होती हैं वो आपने नोट डाउन करनी होती हैं, क्योंकि जब आप ड्यूरिंग आपको टीच कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक वैसे माइंड में आ जाती है, तो जो आपको जब बताया जाए तो आपने उसको नोट भी करना है। ठीक है, ताकि वो आपके लिए आगे हेल्पफुल भी हो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पेपर ओपन किया हुआ है, ठीक है, 2019 का सेकेंड पेपर। तो इसमें सेक्शन बी में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ। लेड ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, गिव टू केमिकल रिएक्शंस शोइंग इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आपने देखा होगा कि पिछले पेपर्स में भी कुछ ऐसे यानी सोडियम ऑक्साइड को लेकर या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लेकर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं थे जो कि आपको प्रिपेयर करवाए गए हैं। मींस के एम्फोटेरिक नेचर भी, या फिर आपके पास एसिडिक या बेसिक नेचर के लिहाज से। ठीक है, या कोई कितना ज़्यादा बेसिक, ये बेसिक ऑक्साइड ज़्यादा ऑक्साइड बेसिक ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपको पता चल गया कि जैसे ही मतलब पेपर जब सेट हो रहा होता है तो उसमें भी आप देख लेंगे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर लेड ऑक्साइड का देख लेते हैं हम क्या आंसर है। ठीक है, तो लेड के जो आपने जो रिएक्शंस वगैरह पढ़े हुए हैं वो तो ऑलरेडी पीछे आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन बीच में से स्पेसिफिकली सिंपल लेड ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर पूछ लिया, तो अब आपको अटेम्पटेशन भी आनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर रिटर्न में लिख लिया है। ठीक है, बेसिक एम्फोटेरिक का मतलब यही है कि वो लेड ऑक्साइड जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेगा। जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेस एक्ट करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये देखें बेसिक नेचर शो करने के लिए लेड ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, और वो लेड क्लोराइड प्लस वाटर बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो लेड क्लोराइड है ना, फर्दर अगर आपने एक्सेस में जो HCl डाला हुआ है तो उसमें से क्लोराइड आइंस आ जाते हैं, तो वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वो बन जाता है। ठीक है, PbCl6 होल -2। ठीक है, और इन वार्म कंडीशंस में क्या होता है, ये मीन्स कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यही जो लेड क्लोराइड बनता जा रहा है ना फर्स्ट में, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आपको यहाँ पर लेड क्लोराइड जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आगे फर्दर बताई हुई हैं। ठीक है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा लेड क्लोराइड बन जाएगा। तो लेड क्लोराइड फर्दर सिस्टम में ही मौजूद आइस कोल्ड सिचुएशन में, यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जो क्लोराइड आइंस पड़े हुए हैं एक्सेस में, उनके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, या वार्म कंडीशंस में ये जो है वो डिकम्पोज भी हो सकता है लेड यानी PbCl2 में। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की जो है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी बताया हुआ है कि यानी Pb+2 मोर स्टेबल है और ये Pb+4 लेस स्टेबल है। ठीक है, अब ये हमने इसकी बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक हो गया। अब एसिडिक नेचर के लिए भी एक इक्वेशन लिखनी है। लेड ऑक्साइड अगर हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मीन्स कि हमने NaOH का सोल्यूशन लिया हुआ है, तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है। ठीक है, यानी जो वाटर है वाटर में सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास, तो अब आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो है नेम भी लिखना आ गया। तो सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो प्लमेट। ठीक है, और आपने यहाँ पर इसकी जो है वो साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, अगर तो हम सोडियम के ऊपर
+2 आ जाएगा, ठीक है। एक सोडियम के ऊपर +1 है तो 2 के ऊपर +2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 आ जाएगा, और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर -1 होता है तो 6 के ऊपर -6 हो जाएगा, यहाँ पर +4 आ जाएगा, ठीक है। प्लमेट 4 आ जाएगा, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो प्लमेट 4, ठीक है। तो ये आपके पास, आपने इसकी इक्वेशन भी लिख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राइट फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये पीछे बहुत से क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। और इनके नेम्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आप जो है लिख सकते हैं इनके फार्मूलाज, ठीक है, ताकि क्रॉस चेक कर ले बाकी स्टूडेंट्स भी, और ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन एंजाइम्स एंड गिव एनी टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम्स, और एंजाइम्स वाला भी जो है वो बहुत डिटेल से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन पीछे। मैंने यहाँ पर पेपर नहीं लिखा क्योंकि टाइम का कम था, लेकिन यह है कि ऑलरेडी आपको पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि एंजाइम्स का टॉपिक तो बहुत डिटेल से भी पिछले पेपर्स में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने 2 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम्स जो है वो पूछ ली हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने जर्नल नहीं लिखनी है, अब आपने इंडस्ट्रियल से क्या कहते हैं एप्लीकेशंस ही लिखनी है एंजाइम्स की। तो यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में और डेयरी इंडस्ट्री में हम लिख रहे हैं कि एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स, ठीक है। और डेयरी इंडस्ट्री में कैसे है कि लाइपेज एंजाइम्स आर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। तो ये आपने इंडस्ट्रियल लेवल पर इनकी जो है वो एप्लीकेशंस लिख दी हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि न्यू आया है, राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेयर डाई, ठीक है। तो हेयर डाई का अगर पिछले पेपर्स में नहीं आया हुआ तो हेयर डाई का जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। ये देखें 4 आपने इनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं रॉ मटेरियल्स वो आपने लिखने हैं, ठीक है। डाइज़ का ये नाम तो याद ही करने होंगे क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और जिसमें आपको चीज़ें या इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है। डाइज़, मॉडिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और अल्कलाइजर्स, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि द मॉडिफायर्स इन द रॉ मटेरियल्स ऑफ द हेयर डाई आर, फिर 4 कोई भी आपके पास ऑप्शंस हो ऑब्जेक्टिव्स में, तो एक उसमें रेजरसिनोल होगा, तो मॉडिफायर्स में रेजरसिनोल जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इन 4 मेन रॉ मटेरियल्स के अलावा सम अदर केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे शैम्पूस में डाला जाता है, ठीक है, फ्रेगरेंसेज और केमिकल्स मेकिंग फार्मूला क्रीमी एंड फोमी और थिक। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी अभी तक आपके पास 2 क्वेश्चंस हुए हैं, 2 में भी लेड ऑक्साइड वाला तो पीछे आया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली जब एम्फोटेरिक नेचर का था तो मैंने आपको अलग से भी लिख के दिखा दिया। तो मेन हेयर डाई वाला क्वेश्चन जो है वो न्यू है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आपके पास ओजोन हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये तो एक जर्नल सा क्वेश्चन आ गया है, पीछे तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो दैट्स वाई आपकी बुक में से ही मैंने पॉइंट्स जो है वो मेन लिख के तो यहाँ पर लिख दिया कि वैसे ही आपको पता है कि ओजोन जो है वो अल्लाह ताला ने एज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो रखी हुई है, क्योंकि वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि इसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है। द लेयर ऑफ द ओजोन एग्जिस्ट एट द हाइट ऑफ 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड दिस ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ये तो आपकी जनरल नॉलेज भी है। इफ दीज रेडिएशंस रीच द अर्थ दे विल कॉज स्किन कैंसर एंड विल डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर द लाइफ, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। ये जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो पहुंच रही होती हैं। अब आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ। अब ओजोन एक डिस्टेंस पर है, 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं उस लेवल पर आ जाए तो वो तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ जो है या यूजफुल गैसेज में नहीं आती, ठीक है। तो ट्रेसेस ऑफ ओजोन इन द एयर डू नॉट हार्म, बट द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मोर देन 0.1 ppm इज टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स कॉजिंग। अब उससे क्या होता है, अब ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पर यानी किसी भी वजह से ओजोन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन लो लेवल पर, उसमें हम सांस लेते हैं और वो हमारे बॉडी में जा रही है थ्रू ब्रीदिंग, तो वो कफिंग कॉज कर सकती है, थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, चेस्ट पेन, लंग्स इरिटेशन, डैमेज क्रॉप्स एंड द फॉरेस्ट, यानी आप कह लें प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग सब के लिए ये जो है वो हार्मफुल होगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफ है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने ना ऐसे करके पूछा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये व्हाट इज़ पर सेंटीमीटर इन IR स्पेक्ट्रम। अच्छा, ऊपर वाला तो ठीक है, NMR स्पेक्ट्रम में जो आपको
यानी स्पेक्ट्रम है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, नंबर ऑफ पीक्स क्या बता रही होती हैं, पीक की हाइट क्या बता रही होती है। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what information do you get from the number of peaks in the NMR spectrum and the height of the peak in the या आप कह लें area under the peak in the NMR spectrum। ठीक है, ये यही वाला सेम क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। और दूसरा कि पर सेंटीमीटर IR स्पेक्ट्रम में उसका वो क्या चीज़ शो कर रहा होता है, क्या मतलब कोई वो वेव नंबर बता रहा है, वेव लेंथ बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रम में तो ये चीज़ है कि ये एक नया क्वेश्चन है। ये आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि NMR या स्पेक्ट्रो वाले में आप देखें कि मोस्टली तो देखा गया कि पास्ट पेपर्स में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल करके नहीं पूछा हुआ स्पेक्ट्रो के चैप्टर्स को। मींस कि उसमें जो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो भी आ जाता है, और साथ सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है या उसका प्रिंसिपल बताते हैं, मोस्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द NMR स्पेक्ट्रम। तो ये नंबर ऑफ पीक्स एक तो होती हैं, यानी उसमें वो हमें क्या बताती हैं, द नंबर ऑफ पीक्स इन द NMR स्पेक्ट्रम गिव्स द टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। यानी हमें बताता है कि यानी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कितने न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोटॉन NMR होता है मोस्टली हम क्या कौन सा लेते हैं, प्रोटॉन NMR। ठीक है, प्रोटॉन NMR। तो प्रोटॉन NMR हमें बेसिकली बताएगा कि यानी जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं। जैसे अब मैंने यूँ लिखा है ना, ठीक है, और यहाँ पे मैंने OH लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप्स की मेरे पास पीक्स आनी चाहिए, 3 पीक्स आनी चाहिए, क्योंकि एक पीक जो है वो यानी हाइड्रोक्सिल का अल्कोहल का जो H है उसके लिए आएगी। ठीक है, और एक पीक जो है वो उससे थोड़ा सा दूर जो 2 हाइड्रोजन्स हैं मिथाइलिन के उसके लिए आएगी, और फिर जो है वो थोड़ा सा और दूर मिथाइल के जो 3 प्रोटॉन्स हैं उनके लिए आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अब इन तीनों की इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, इन तीनों टाइप्स के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल का जो OH है इसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जो मिथाइलिन है, ठीक है, मिथाइलिन के दोनों हाइड्रोजन इनकी इन्वायरमेंट सेम है। ठीक है, इसकी और इसकी इन्वायरमेंट सेम है। ठीक है, ये क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये वाला देख लेंगे तो ये जो है वो इन तीनों की इन्वायरमेंट जो है वो सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ पीक्स क्या बता रही हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ये बता रहे हैं। और जो एरिया अंडर द पीक है यानी हाइट ऑफ द पीक वो क्या बता रहा है, द एरिया अंडर द पीक इन द NMR स्पेक्ट्रम गिव्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कितने न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सिल वाला एक है तो उसकी हाइट छोटी आएगी। ठीक है, मिथाइलिन में 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसकी थोड़ी सी और बड़ी पीक आएगी, और फिर मिथाइल वाले में 3 प्रोटॉन है तो इसकी तीन लेवल तक पीक आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ यानी न्यूक्लियाई इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, किसी खास एनवायरनमेंट में कितने यानी आपके पास न्यूक्लियाई हैं। तो पर सेंटीमीटर IR स्पेक्ट्रम में क्या बताता है, पर सेंटीमीटर इन द IR स्पेक्ट्रम इज़ द यूनिट ऑफ द वेव नंबर ऑफ द IR रेडिएशन। ठीक है, बस ये इतना ही था। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में डिस्कस हो चुका है। ब्रिलियम सॉल्ट्स नेवर मेक मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स, तो ये आपने पेक्युलर बिहेवियर ऑफ द ब्रिलियम बहुत डिटेल से कर लिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग के पेपर्स में। फिर है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन देयर केमिकल रिएक्शंस, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब यानी हमने इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जैसे कि वेनेडियम है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, उसका एज अ कैटलिस्ट देखा हुआ है, तो हम इसमें उसी की एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आप पे छोड़ दिया कि आप खुद से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कोई भी यानी रिएक्शन लिखें जो ये प्रूव कर रहा हो कि वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन को कैटलाइज भी कर रहे हैं। वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो उसको कैटलाइज कर रहा था, लेकिन एट द एंड दोबारा से प्रोड्यूस भी हो रहा था। तो ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। एंड हाउ इज़ ऑयल स्पिलेज डेंजरस फॉर अंडर वाटर प्लांट्स, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है। तो मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ से सारा का सारा ही पास्ट पेपर्स में से था, एक्सेप्ट एक हेयर डाई वाला क्वेश्चन था और एक NMR वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पे करने थे, और बाकी ये जो क्या कहते हैं ओजोन वाला था, तो ये एक आप कह लें जर्नल सा क्वेश्चन था। ओजोन से रिलेटेड पीछे कोई इतना ख़ास इन्वायरमेंट वाले में क्वेश्चन आए नहीं हुए। ठीक है, अगर इसको भी ऐड कर दें तो 3 क्वेश्चन हैं टोटल। फिर आ जाए जो सेक्शन C की तरफ आ जाएं। ठीक है,
सेक्शन सी तो मोस्टली आपको लगेगा कि सारा का सारा जो है वो पास्ट पेपर्स में से है, जैसे कि ये जो कन्वर्जन है आपके पास टॉलीन से टरथैलिक एसिड, ठीक है। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखें तो ये आपके पास बेंजीन के रिएक्शंस हैं, ये क्या हो रही है, अल्काइलेशन हो रही है, ठीक है। ये उन्होंने कहा कंप्लीट द रिएक्शन विद मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म आपने करना है अल्काइलेशन का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपके पास ये अटैच हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये दो तरीके से होगा। मीन्स के आप जब पहला स्टेप करेंगे